हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। आज का टॉपिक जैसे कि आपके सामने है, हमारी सिंथेसिस हमारी सीरीज चल रही है और ये वीडियो जो रहेगी लास्ट वीडियो रहेगी सिंथेसिस सीरीज की। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को हम मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, एक कंपाउंड बना सकते हैं। उसी सीरीज में हमारा चल रहा है किस तरीके से कंबाइन करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक है। मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको बताया था कि इसमें जो होता है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज से बनता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। और आपके सामने एडजेक्टिव क्लॉज और जो नाउन क्लॉज थी वो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जिसने वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर देख लेना। तो आज जो वीडियो है ये रिलेटेड है एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड। इसके द्वारा हम किस तरीके से सेंटेंस कंबाइन कर सकते हैं वो आपको ये बताया जाएगा। एडवर्ब क्लॉज जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एडवर्ब क्लॉज से ही ये मान के चलिए आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, नॉट ओनली द इंटरमीडिएट लेवल बट ऑल्सो ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड ऑन ग्रामर। तो ग्रामर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है वे सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडवर्ब क्लॉज। जैसे कि एडवर्ब हमें पता ही है क्या होता है। एडवर्ब एडवर्ब होता है जो किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है, वो होता है एडवर्ब। एडवर्ब भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है एडवर्ब। तो एडवर्ब क्लॉज क्या होती है? एक ऐसा क्लॉज जो हमारा एडवर्ब का कार्य करती है वो होती है एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज के बेसिकली 9 तरह के एडवर्ब क्लॉज होती हैं, जैसे कि आपके सामने दिखा हुआ है। टाइम से रिलेटेड, रीजन, प्लेस, मैनर, पर्पस, रिजल्ट, कंडीशन, कंपैरिजन हो, कहीं पर कॉन्ट्रास्ट हो। तो इसके अलग अलग यूजेस होते हैं, इनमें अलग अलग वर्ड्स का यूज किया जाता है। अलग अलग तरीके से आप सेंटेंस कंबाइन करेंगे वो आपको मैं विद हिंदी के साथ आपको मैं बताऊंगा। तो चैनल अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या होता है? सबसे पहले मैं टाइम के ही बारे में बात करूंगा। आपके सामने यहाँ पर टाइम है। तो टाइम जैसे कि हमें समय पता है कि क्या होता है समय। जहाँ पर हमें किसी भी, जब हमारे पास दो वाक्य दिए हुए रहेंगे और उनमें ऐसा महसूस देगा कि वो समय के बारे में बात कर रहा है, टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो वो कहाँ पर यूज़ करेंगे? वो हम एडवर्ब क्लॉज में यूज़ करेंगे। तो कौन कौन सी वे एडवर्ब्स होती हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम में आती है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में आती है? जैसे वहन का अर्थ हिंदी में होता है जब, एज सून एज या नो सूनर देन, ये दोनों रिप्लेसेबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी रहेगी तो आप पेशेंस बना के रखना। एज सून एज जैसे ही, नो सूनर देन दोनों का मीन्स एक ही है। टिल का मतलब होता है तब तक, अनटिल का मतलब होता है तब तक नहीं। ये सब समय को ही सजेस्ट कर रहे हैं। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब बाद में, एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक, मतलब ये सभी समय को ही सजेस्ट कर रही हैं। आप खुद देख सकते हैं। व्हेन जब, अगर हम कहें व्हेन आई रीच्ड द स्कूल आई फाउंड स्कूल क्लोज्ड, तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो समय की ही बात है। सून एज द थीफ सॉ द पुलिस थीफ रेन अवे, यहाँ पर भी जैसे ही पुलिस को देखा चोरों ने वो भाग गए। तो ऐसे ही आप यहाँ पर टिल का भी दे सकते हैं। वेट टिल आई रिटर्न, इंतजार करो जब तक मैं वापस आऊं। डो अगर अनटिल कहें तब तक नहीं, डोंट गो अनटिल आई रिटर्न, मत जाना जब तक मैं वापस नहीं आता। तो यहाँ पर भी समय की ही बात है। बिफोर और आफ्टर, जैसे कि हम पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाते हैं उसमें एक क्लोज बनाते हैं बिफोर की, एक बनाते हैं आफ्टर की। तो वो बिल्कुल एक सी बात है। एज लॉन्ग एज का मतलब है जब तक। अगर हम सेंटेंस में कहें डोंट वरी एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, मतलब चिंता मत करें जब तक मैं यहाँ पर हूँ। तो ये सभी चीज़ें क्या है, सेंटेंस आपके आपके जो बनेंगे वो टाइम को ही सजेस्ट कर रहे हैं। तो सेंटेंस हम सबसे पहले वहन को देखते हैं कि वहन से रिलेटेड किस तरीके से आप वाक्य बनाते हैं। जैसे कि आपको इसका अर्थ भी आपको पता है कि वहन का मतलब होता क्या है। तो सेंटेंस में देखते हैं, आई वॉज रीडिंग द बुक। अगर वाक्य में दो दो वाक्य ही आएंगे, दो से ज्यादा भी आ सकता है। आई वॉज रीडिंग द बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा था। माई फादर केम फ्रॉम ऑफिस। देखिए सेंटेंस आप देखिए, दोनों ही वाक्य आप समझ सकते हैं।
आई वॉज रीडिंग द बुक माई फादर केम फ्रॉम ऑफिस, मतलब मैं पुस्तक पढ़ रहा था जब मेरे पिता ऑफिस से आए। तो आप सेंटेंस में यहाँ पे वैन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जब, कब अर्थ नहीं होता, यहाँ पर क्या अर्थ होता है, जब। तो सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, आई वॉज रीडिंग द बुक। तो सेंटेंस में हमें आपको सुटेबल, आपको इसमें जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं ये आपको सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग सिचुएशन के हिसाब से आपको करना है यूज। आई वॉज रीडिंग बुक व्हेन, जब माई फादर केम फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, सेंटेंस यहाँ पर कंबाइन हो गया और सेंटेंस किसमें बन गया, ये एडवर्ब क्लोज में। एडवर्ब क्लॉज में सेंटेंस बन गया। ना तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो सकती है, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, इससे पहले एंटीसीडेंट होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो व्हेन का एंटीसीडेंट होता है टाइम, तो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं हो सकती। तो की क्या या की कब का भी यहाँ पर कोई सेंस नहीं निकल रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एडवर्ब क्लॉज में आपका टाइम एक्सप्रेशन में व्हेन। तो इसी तरीके से मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल, एक आपको एज सून एज और नो सूनर देन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे आप एक तरीके से नोट कर लेना, हमेशा एग्जाम में आता है ये। अब एज सून एज, इसका अर्थ क्या होता है, जैसे ही, और नो सूनर देन, दोनों का अर्थ क्या है, जैसे ही है। अब आपके सामने सेंटेंस देखिए किस तरीके का आएगा, द थीफ ran away, the thief ran away, the thief saw the police। देखिए सेंटेंस में आपको क्या सेंस निकल रहा है, जैसे ही। आपका सेंस क्या निकल रहा है इसमें, जैसे ही, मतलब जैसे कि थीव्स रन अवे, जो चोर हैं वे भाग गए। थीफ सॉ द पुलिस, जब चोरों ने क्या देखा, पुलिस को देखा। आप इस सेंटेंस को वहन से भी बना सकते हैं, आप एज सून एज से भी इस वाक्य को बना सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा तो चोर हैं वो भाग गए। तो ऐसे ही आप वाक्य बनाएंगे, जैसे एज सून एज द थीफ, जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा, थीफ सॉ द पुलिस, बाद वाला पहले वाक्य बना दिया हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एज सून है, जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा, फिर यहाँ पर हमें कोमा यूज करना है, फिर आप ऊपर वाला वाक्य भी हम ऐसे यूज कर लेंगे, द थीफ रैन अवे। आई होप यहाँ पर आपके ये भी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगी। एज सून एज थीफ सॉ द पुलिस, द थीफ रैन अवे, जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा तो चोर हैं वो भाग गए। वाक्य हमारा कंबाइंड हो गया। अब इसी वाक्य को अगर मैं कहूँ नो सूनर देन में, नो सूनर देन में कन्वर्ट करना है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके कोस्ट में आ सकता है ये वाक्य, और कोस्ट में कह के या इन्वर्ट ब्रैकेट में आपको कहा जा सकता है कि नो सूनर देन में से कन्वर्ट करें। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखना, हमेशा आपके काम आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे नो सूनर, नो सूनर सबसे पहले यूज करेंगे। अगर यहाँ पर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, अगर यहाँ पर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है और हम नेगेटिव में क्या यूज करते हैं, हम नेगेटिव में यूज करते हैं डिड का, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज करते हैं, नो सूनर डिड, यहाँ पर हम डिड यूज कर देंगे। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है वो लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट है, नो सूनर डिड द थीफ। फिर यहाँ पर जब हमने डिड यूज कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट में जब हम डिड यूज करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, नो सूनर डिड द थीफ सी। और फिर यहाँ पर यही वाक्य ऐसे ही, द पुलिस, नो सूनर डिड, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, डिड यूज होगा इसके बाद, जैसे भी सेंटेंस होगा, ये पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पर हैड हो जाएगा और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, यहाँ पर डिड हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो गया, द थीफ सॉ द पुलिस। फिर ये वाक्य ऐसे ही, द थीफ रैन अवे।
देखिए दोनों वाक्य आप इसे भी ऐसे भी यूज कर सकते हैं, और करके लिखा जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे भी आ सकता है। ये आपके सामने अफर्मेटिव वाक्य आ गया और कोस्ट में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, सभी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सिंटैक्स में भी आ जाता है, डिड को यहाँ पर लिख देगा या वहाँ पर डिड भी लगा रहेगा, यहाँ पर सीन आ जाएगा, सो आ जाएगा। तो आपको इसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आपको जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, नो सुनर के ठीक बाद हमें डिड का यूज करना है, फिर इसके बाद जो आपके सामने है, फिर इसके बाद कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी सेंस में ये वाक्य रहेगा। अब टिल और अनटिल का भी देख लेते हैं। हिंदी मैंने सबकी बताई हुई है आपको, किस वर्ड का क्या मीन्स है और हमें क्या सिचुएशन में क्या यूज करना है वो आपको मैं बताता चल रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ये टॉपिक थोड़ा लेंदी रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यही टॉपिक है। अगर हम कहें एडवर्ब क्लॉज जो होती है, ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है सभी को। टिल का मतलब जब तक या तब तक, इसका मतलब तब तक नहीं या जब तक नहीं। आपके सामने वाक्य देखिए कैसा आएगा, वेट हियर, इस तरीके का वाक्य आएगा, आई रिटर्न। वेट हियर, इंतजार करो, आई रिटर्न, मैं वापस आता हूं। मतलब इंतजार करो जब तक मैं वापस आता हूं या तब तक मैं वापस आता हूं। तो यहां पर हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, वेट हियर टिल आई रिटर्न। बहुत ही इजी चीज है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का ही आपके सामने वाक्य आएगा। एक अंटिल का भी देख लेते हैं, अंटिल का कैसे बनेगा। अंटिल में एक बात का ध्यान रखना, इसमें जब तक नहीं होता है, मतलब इसमें एक तरीके से हम क्या कहेंगे, इसमें जो नहीं होता है वो छिपा रहता है। तो इसके बाद, जैसे हमने टिल के बाद हमने यहाँ पर कोई नेगेटिव यूज नहीं है, कभी भी अंटिल के बाद हम नेगेटिव यूज नहीं करेंगे। आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, प्लीज वेट हियर, आई डू नॉट रिटर्न। इस तरह में क्या वाक्य आएगा आपके सामने, वाक्य दो आ गए हैं, प्लीज वेट हियर, बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। प्लीज वेट हियर, यहाँ इंतजार कीजिए, कृपया यहाँ इंतजार कीजिए, आई डू नॉट रिटर्न, मैं जब तक वापस नहीं आता। तो इस वाक्य में क्या होगा, यहाँ पर नोट है तो हमें यूज अंटिल वाला ही करना है, क्योंकि इसमें नोट छिपा रहता है। अगर इसमें नोट नहीं होता तो हम टिल भी यूज कर लेते, लेकिन अगर नोट है तो हमें अंटिल यूज करना है। तो सेंटेंस हम बनाएंगे, कंबाइन करेंगे, प्लीज वेट हियर, इंतजार कीजिए, यहाँ पर इंतजार कीजिए, अंटिल, जब तक नहीं, मतलब जब तक आई रिटर्न, अंटिल जब तक नहीं मैं वापस आ जाता, जब तक मैं नहीं वापस आ जाता, क्योंकि यहाँ पर नोट इसमें पहले ही है तो हमने ये वाला नोट हटाना होगा जरूर। अगर यहाँ पे देखिए आपके सामने नोट की ही ये पहचान है, अगर नोट है तो अंटिल का यूज करेंगे, अदरवाइज हम टिल का यूज करेंगे। और अंटिल आ गया तो आगे वाली क्लोज में हम नोट यूज नहीं करते, क्योंकि अंटिल में ऑलरेडी नोट लगा हुआ रहता है। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। एक आप बिफोर और आफ्टर का जो वाक्य है, ये बिफोर और आफ्टर, ये पास्ट परफेक्ट में आपको बता चुका हूं। तो सिंपल सी बात है, आपको सबको पता ही होगा, पास्ट परफेक्ट में जो सेंटेंस होते हैं बिफोर और आफ्टर, वो वही चीज यहां पर है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा एज लॉन्ग एज का। ये एडवर्ब ऑफ टाइम ही सबसे लेंथी है, तो इसे घबराना नहीं, आपको समझना है, एक एक चीज आपको बताता चल रहा हूं। एज लॉन्ग एज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब तक। देखिए ये लिखूंगा मैं इसमें, डो नॉट वरी, चिंता मत करो, आई एम हियर, चिंता मत करो जब तक मैं यहां पर हूं। सीधी सी बात है, इसका क्या अर्थ होगा, जब तक मैं यहां पर हूं। डो नॉट वरी, इसे कंबाइन करेंगे, डो नॉट वरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर, चिंता मत करो जब तक मैं यहां पर हूं। ये कंबाइंड हो गया। तो एडवर्ब ऑफ टाइम आपका ये कंप्लीट हुआ। इसके ठीक बाद
जो आपका स्टार्ट है वो एडवर्ब रीजन। टाइम आपका हो गया इसमें। अब इसमें आपको हम रीजन के बारे में बताएंगे। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है? बहुत ही इजी है, रीजन में कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है, एक वर्ड याद कर लेना इन सब में, उसी से ही आपका काम हो जाएगा। रीजन, रीजन जैसे कि हमें पता ही है कि क्या, जब कहीं पे हमें कारण बताया जाएगा, किसी भी चीज का कारण बताया जाएगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं आई डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday because I was ill। मैं कल विद्यालय नहीं गया था क्योंकि मैं बीमार था। तो यहाँ पर क्योंकि आया वर्ड, वर्ड क्या आया? क्योंकि। जहां पर कारण बताया जाएगा वहां पर यूज होता है एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। इसका कहां पर प्रयोग होता है? कारण बताने में, कारण बताने में। अब कौन कौन सी इसमें हम यूज करते हैं वर्ड्स, कौन कौन सा यूज करते हैं? एज भी यूज कर लेते हैं, बिकॉज भी यूज कर लेते हैं, और सिंस भी, ये हम यूज कर लेते हैं। आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इसमें रिप्लेसेबल हैं सभी। तो एज, बिकॉज, सिंस हम कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं जहां पर कारण बताया जाता है। अब आपके सामने एक सेंटेंस है, आई, जो अभी मैंने बताया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday, आई वॉज इल। देखिए आपके सामने दो वाक्य हैं, मैं विद्यालय नहीं गया, कल मैं विद्यालय नहीं गया, आई वॉज इल, मैं बीमार था। तो क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे कारण बताया जा रहा है, तो हम बिकॉज को याद रख लेंगे। अब आपको मैंने कंपाउंड सेंटेंस में, कोऑर्डिनेट क्लॉज में भी एक कारण बताने वाला वाक्य बताया था कि कारण बताने वाला भी उसमें क्या होता है कि यूज होते हैं वर्ड्स, लेकिन यहाँ पर कारण बताने में यूज होता है बिकॉज, सिंस, एज। वहां पर यूज क्या होता था? सो, हैंस, देयरफॉर। सो, हैंस, देयरफॉर, फोर वे यूज होते थे, लेकिन यहाँ पर यूज है एज, बिकॉज और सिंस। तो इसी वाक्य को हम बनाएंगे, आई डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday because, क्योंकि आई वॉज इल। सिंपल सी बात थी। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो एडवर्ब है वो है प्लेस। इसमें आप एज, बिकॉज, सिंस कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिकॉज यूज करने का, क्योंकि सबसे ज्यादा इजी होता है। एज में भी आपको जो सेंस उसका वाक्य है आगे पीछे करना पड़ सकता है, लेकिन बिकॉज आप इजीली आप उसे कर लेंगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, प्लेस जहां पर स्थान के बारे में बताया जाए, जहां पर स्थान के बारे में बताया जाए, किसी स्थान के बारे में, या कुछ वर्ड्स हो सकते हैं देयर, हियर, देयर, हियर, इस तरीके कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जहां पर स्थान के बारे में बताया जाए। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होता है। कौन से वर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं? वेयर, वेयर एवर। वर्ड्स होते हैं वेयर, वेयर एवर। इसका मतलब होता है जहां, इसका मतलब है जहां कहीं भी। ये वर्ड्स होते हैं जहां पर स्थान के बारे में कोई भी बात हो वहां पर हम यूज कर सकते हैं। हरी कैन स्टे। देखिए आपके सामने, हरी कैन स्टे हिज ब्रदर लिव्स देयर। अब यहां पर एक तो देयर ही वर्ड आ गया। देयर का मतलब है कि हमें स्थान के बारे में बात बता रहा है।
स्टे का मतलब कहीं पर ठहरना, ठहरना भी स्थान में ही होगा। तो आप सेंस समझ सकते हैं कि हमें या यूज करना चाहिए, वेयर का यूज करना चाहिए। हरी कैन स्टे, हिज ब्रदर लिव्स देयर, उसका भाई वहां रहता है। हरी कैन स्टे, हरी वहां ठहर सकता है, मतलब हरी ठहर सकता है वेयर, जहां हिज ब्रदर लिव, जहां उसका भाई रहता है। तो ये सेंटेंस आप मिला लेंगे कैसे, हरी कैन स्टे वेयर हिज ब्रदर लिव्स। तो यहां पर हरी कैन स्टे, यहां पर अब देयर था तो देयर दोबारा से यूज ना करके हम वेयर यूज कर लेंगे। वेयर का मतलब है जहां पर हरी ठहर सकता है, वेयर हिज ब्रदर लिव्स, जहां पर उसका भाई रहता है। आई होप ये भी कंसेप्ट क्लियर है। और वेयर एवर देख लेते हैं, वेयर एवर, वेयर एवर को भी देख लेते हैं। देखिए, यू मे प्ले, यू मे प्ले एवरीवेयर। सेंटेंस आप समझ रहे होंगे, एवरीवेयर का मतलब है कहीं पर भी। यू मे प्ले, तुम खेल सकते हो, यू मे प्ले एवरीवेयर, तुम कहीं पर भी खेल सकते हो। तो यहाँ पर क्या मतलब है, जहां कहीं भी, अर्थ तो वही है। अब वेयर का यूज ना करके यहाँ पर वेयर एवर का यूज करें, क्योंकि यहाँ पर एवरीवेयर भी है। तो सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाएगा एक बार समझ लीजिएगा। यू मे प्ले, तुम खेल सकते हो, यू मे प्ले, तुम खेल सकते हो, वेयर एवर, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी, यू लाइक, यहां पर लाइक का प्रयोग करते हैं जहां पर भी वेयर एवर यूज हो। यू मे प्ले वेयर एवर यू लाइक, जहां पर भी तुम पसंद करते हो। तो सेंटेंस में यहाँ पर लाइक का यूज होगा। ये थोड़ा सा बस यही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस है नहीं। यू मे प्ले, तुम खेल सकते हो, यू मे प्ले एवरीवेयर, तुम कहीं भी खेल सकते हो, यू मे प्ले, तुम खेल सकते हो, वेयर एवर, जहां पर भी, यू लाइक, तुम पसंद करते हो। अब वेयर का भी हो गया है। फिर इसके बाद हम चलेंगे फोर्थ पॉइंट पे, एडवर्ब ऑफ मैनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, देखिए जैसे कि सेंटेंस की सेंस ही आप समझ रहे होंगे। जब यहां पर कार्य किसी में, जहां पर वाक्य में कार्य करने का ढंग, कार्य करने का ढंग या तरीका दर्शाया जाए, जहां पर कार्य करने का तरीका या ढंग, जहां पर जैसे मैनर आपके सामने वर्ड है, जहां पर आप कार्य करने का तरीका हो या ढंग दिखाया जाए, वहां पर यूज होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। कौन कौन से एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर होते हैं, जैसे एज इफ, एज भी यूज होता है इसमें, एज इफ, एज दो। इनका अर्थ क्या होता है, एज का तो मतलब जैसे, जैसे कि, या जैसे कि ये भी, या इसे हम मानो भी कह सकते हैं, मानो, मानो, इनके ये अर्थ होते हैं। देखिए आपके सामने ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है, जैसे कि या मानो। अब एग्जाम्पल कैसा आएगा, जहां पर किसी चीज की एक तरीके से इम्पॉसिबिलिटी जहां पर हो। इम्पॉसिबिलिटी, जैसे मैं कहूं ही वॉक्स ऑन द रोड लाइक ए किंग। अगर इस सेंटेंस को देखें, वह रोड पर इस तरह घूमता है जैसे कि वो एक राजा हो। जो चीज एक इम्पॉसिबिलिटी को दिखाए, जहां पर हमें ऐसा लगे कि ये चीज हो नहीं सकती या वो उस तरीके के लिए डिजर्व नहीं करता, वहां पर हम एज इफ, मानो का यूज करते हैं, जैसे कि, या ऐसा भी कह सकते हैं ही वॉक्स ऑन द रोड एज इफ, वह रोड पर ऐसे घूमता है, एज इफ, मानो कि ही वर ए किंग,
या ही वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जहां पर कोई चीज इम्पॉसिबल हो या जो सामने वाला है वो उस चीज को डिजर्व ना करता हो हमारे नजरिए से, वहां पर यूज होता है एज इफ, एज दो। सेंटेंस देख लेते हैं किस तरीके का सेंटेंस आएगा। ही वॉक्स ऑन द रोड, he walks like a film actor। फिल्म FIL, फिल्म एक्टर। He walks on the road, he walks like a film actor। जैसे कि आपके सामने ये दो वाक्य हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रोड पर घूमता है। वॉक्स लाइक ए फिल्म एक्टर, वो फिल्म एक्टर की तरह घूमता है, कि वो एक तरीके से उस चीज को डिजर्व नहीं करता, इम्पॉसिबल है। तो वहां पर हम एज इफ का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस ही वॉक्स ऑन द रोड, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर यहां पर यूज करेंगे मानो कि, जैसे कि या मानो कि। ही वॉक्स ऑन द रोड एज इफ ही। अब यहां पर हम पहले सब्जेक्ट ले आएंगे, फिर इसके बाद ठीक हम यूज करते हैं वर। ही वर, यहां पर हमेशा यूज करते हैं वर। ध्यान रखना है एज इफ के बाद सब्जेक्ट लगाकर हम यूज करते हैं वर का। कब यूज करेंगे? अगर वाक्य हमारा ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो वर का यूज कर लिया एज इफ ही वर ए। अब क्या है वो? मानो कि वो एक फिल्म एक्टर है, फिल्म एक्टर। देखिए, he walks on the road as if he were a film actor। यहां पर वर का यूज करेंगे, आप नोट लिख सकते हैं, प्रेजेंट के साथ वर का प्रयोग करेंगे तथा पास्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे। देखिए आपके सामने दो हैं बात, मैंने बताया ये प्रेजेंट है तो वर का यूज हो गया। अगर इसी तरह के वाक्य में पास्ट होगा तो यहां पर हैड बीन का यूज होगा। एक पास्ट का भी एग्जांपल देख लीजिए। He talked to me, he talked like an officer। अब यहां पर क्या है? पास्ट है, दोनों चीज आपको पास्ट नजर आ रही है। तो पास्ट का क्या यूज है? मैंने बताया हैड बीन का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा वह मुझसे बात, उसने मुझसे बात की। he talked to me एज इफ, मानो कि, एज इफ या एज दो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। एज इफ ही हैड बीन एन ऑफिसर। देखिए ये सेंटेंस, आई होप यहां पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। मैनर का मतलब यहीं से यही था। अब इसके बाद ये यूज जो नेक्स्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सिंटेक्स में आ चुका है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर के बाद आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। वीडियो मुझे पता है थोड़ी लेंथी हो रही है, इसे आप दो भाग में भी देख सकते हैं, दो पार्ट में देख सकते हैं, लेकिन जो वीडियो लंबी होती है वो इंपॉर्टेंट भी होती है, यूजफुल होती है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। पर्पस का क्या मतलब है? जहां पर वाक्य में उद्देश्य का बोध हो, तब जहां पर वाक्य में उद्देश्य का बोध हो वहां पर पर्पस का यूज करते हैं। और कुछ वर्ड होते हैं इसमें, सो दैट। देखिए सो दैट का मतलब होता है ताकि, लीस्ट,
लिस्ट का मतलब है कहीं ऐसा न हो। ये इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड है, सो दैट लिस्ट कहीं ऐसा न हो, और एक और वर्ड है इन ऑर्डर दैट, इसका मतलब ताकि होता है। ये दोनों एक ही दोनों का अर्थ है, बस स्पेलिंग अलग है। अब पहले हम देख लेते हैं सो दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, ताकि। देखिए पहला पॉइंट होता है प्रेजेंट वाक्य में सो दैट के साथ में का प्रयोग पास्ट में, पास्ट वाक्य में सो दैट के साथ माइट का प्रयोग। ये बात ध्यान रखना, मे और माइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें प्रयोग होता है। सो दैट के बाद हम क्या यूज करेंगे, हम मे का प्रयोग करेंगे। अगर प्रेजेंट है, पास्ट है, तो हम यूज करेंगे माइट का। किस तरीके के हमारे सामने वाक्य आएंगे वो देख लीजिएगा। ही वर्कड हार्ड, ही wanted to top the class. He worked hard. He wanted to top the class. He worked hard. He wanted to top the class. जहां पर वाक्य में wanted होता है, जहां पर वाक्य में होता है wanted, वहां पर यूज करते हैं हम सो दैट का। सो दैट का यूज करते हैं क्योंकि इसमें उद्देश्य दिखाया जा रहा है। वाक्य में क्या दिखाया जा रहा है, उद्देश्य दिखाया जा रहा है। और इसमें अगर पास्ट है तो माइट और प्रेजेंट है तो मे का। किस तरीके से वाक्य हम कंबाइन करेंगे वो देख लीजिएगा। He worked hard. He wanted to top the class. अब क्या इसमें आप देखिए wanted जहां पर आ जाता है वहां पर हम यूज करते हैं might का, और want आया तो यूज करेंगे may का। प्रेजेंट आप समझ गए होंगे, प्रेजेंट में may, पास्ट में might। तो इस वाक्य को कंबाइन करेंगे। ही पहले वाक्य को ऐसे के ऐसे ही उतारेंगे, he worked hard. He worked hard. यहां पर वाक्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। so that ताकि उसने कठिन परिश्रम किया, ताकि ही, फिर यहां पर सब्जेक्ट यूज करेंगे जो है, जैसे यहां पर ही है तो ही। अब इसके बाद हम यूज करेंगे मे या माइट में से, तो यूज क्या करेंगे इसमें माइट। ही माइट टॉप द क्लास। देखिए वाक्य आपके सामने है, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट टॉप द क्लास। तो सो दैट का मतलब है ताकि, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह क्लास में टॉप कर सके। तो यहां पर ये सेंटेंस आपके सामने आया था, आपके क्लियर हो गया होगा। सो दैट के ठीक बाद हम सब्जेक्ट लगा के यूज क्या करते हैं, माइट। अगर पास्ट में है, प्रेजेंट में यूज करेंगे मे। अब एक प्रेजेंट का भी वाक्य देख लीजिएगा। वी ईट, we want to live. We eat, we want to live. अब यहां पर क्या है, ये प्रेजेंट है, want भी आ गया, ये भी प्रेजेंट है। तो वाक्य में क्या यूज होगा, so that तो यूज होगा ही, क्योंकि want है, want के साथ so that का यूज करते हैं। तो पहला वाक्य we eat, हम खाते हैं, so that ताकि, we, फिर यहां पर सब्जेक्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अब यूज करेंगे may, we may, यहां पर फिर इसके बाद वर्ब, वी में लिव, ताकि हम जी सकें। अब इसके बाद यूज होता है लिस्ट का, LEST। इसका मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा न हो। अब याद रखना, सो दैट, इन ऑर्डर दैट के साथ तो मे का यूज करते हैं, लेकिन जहां पर लिस्ट होता है, LEST लिस्ट होता है,
वहां पर इसके साथ यूज करते हैं शुड। शुड का प्रयोग, अगर शुड का प्रयोग की जगह मे का आ गया तो वो गलत है, होता है। सेंटेंस कैसा आएगा? वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो, यू मे फॉल। सेंटेंस इस तरीके का आएगा आपके सामने। कहीं ऐसा न, वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो, कहीं ऐसा न हो तुम गिर जाओ। तो यहाँ सेंटेंस आपके सामने क्लियर हो गया होगा, क्लियर कट सेंटेंस है। यहाँ पर हम यूज करेंगे लिस्ट का, वॉक केयरफुली, लिस्ट, कहीं ऐसा न हो, यू के बाद अब देखिए वॉक केयरफुली पहले यूज कर लिया, फिर यहाँ पर लिस्ट का यूज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो वहां पर जहां पर हम मे का यूज कर रहे थे यूज करेंगे शुड, यू शुड फॉल। ये यहाँ पर आपको यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, इसके बाद आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट, रिजल्ट जैसे कि आप सभी के सामने इसमें आपको पता ही चल रहा है, रिजल्ट का मतलब क्या होता है? परिणाम। जहां पर जब वाक्य में परिणाम का बोध हो तथा एक वाक्य में वेरी दिया हो, तब किसका प्रयोग करेंगे? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। क्या मतलब होता है? सो, यहां पर पहले हम यूज करते हैं सो, फिर यहां पर डैश का मतलब है अगले स्थान पर हम दैट का यूज करेंगे, सो दैट। तो तब हम, ये होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, सो दैट, तब हम इसका प्रयोग करेंगे जब वाक्य में परिणाम का बोध हो, एक वाक्य में वेरी दिया हुआ हो, तब हम यूज करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट के सो दैट का। सेंटेंस कैसा आएगा? ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। देखिए वाक्य आपके सामने है, ही इज वेरी वीक, एक वाक्य में वेरी आ गया और दूसरे में परिणाम भी दिखा दिया, उसके कमजोर होने के कारण ही, तो वो नहीं चल सकता, वो नहीं दौड़ सकता। तो इस सेंटेंस में हम यूज करेंगे सो दैट का। ये देखिए सो दैट, ही इज, तो वाक्य हो जाएगा वह इतना, इसका मतलब है इतना कि, ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि, वह इतना कमजोर है कि, यहां पर की यूज हो गया, ही इज सो वीक दैट, वह इतना कमजोर है कि, ही कैन नॉट रन। देखिए जहां पर वाक्य में परिणाम हो, एक वाक्य में वेरी हो, तो वहां पर यूज होता है सो दैट का। यह है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। अब इसके बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आएगा। कंडीशन, कंडीशन जैसे कि आप सबको पता है, कंडीशन का मतलब होता है शर्त। जहां पर वाक्य में शर्त दी गई हो किसी भी तरह की, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में यूज होता है इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड, इन केस ऑफ, प्रोवाइडेड। इसका मतलब, इनका मतलब सबका यही है, इसका मतलब है यदि, इसका मतलब है यदि नहीं। ये डिफरेंस देखना, अगर वाक्य में नकारात्मक बात दी हुई है और कंडीशन दी हुई है तो अनलेस का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज इफ का प्रयोग करेंगे। इन केस और प्रोवाइडेड का मतलब भी यदि होता है, कंडीशन में ही वाक्य आएगा। कंडीशन का मतलब है शर्त। जब वाक्य में शर्त का बोध हो,
जब वाक्य में हमें शर्त दी गई हो, किसी भी तरह की कोई भी शर्त हो, तो वहां पर यूज होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। किस तरीके का वाक्य आएगा? यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करो। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो यहां पर शर्त दी है कठिन परिश्रम करने के बाद ही तो पास होगे, तो यहां पर क्या यूज होना चाहिए? इफ। तो यहां पर इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल, फिर यहां पर कॉमा लगा के अगला वाक्य ऐसा ही, यू विल पास। देखिए यहां पर, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक अनलेस का भी देख लेते हैं। यू मस्ट पास BA, यू कैन नॉट गेट गुड जॉब। यू मस्ट पास BA, तुम्हें BA पास करनी चाहिए। यू कैन नॉट गेट गुड जॉब, तुम अच्छी जॉब नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब इसमें क्या है, जब तक तुम BA, यदि तुम BA पास नहीं करते, तुम अच्छी जॉब प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या है? यदि नहीं। यहां पर सेंस क्या है इसमें? यदि नहीं। तो इस वाक्य को जब हम कंबाइन हम करेंगे अनलेस के प्रयोग से। जैसे अनटिल में भी नोट छिपा रहता है, इसी तरह अनलेस में भी नोट छिपा रहता है। देखिए पहले हम लिखेंगे नोट वाला जो क्लॉज है वो लिखेंगे, यू कैन नॉट गेट गुड जॉब अनलेस, यदि नहीं। यू कैन नॉट गेट गुड जॉब, तुम अच्छी जॉब प्राप्त नहीं कर सकते यदि नहीं। इसका मतलब क्या है? यदि नहीं यू पास BA, यदि तुम BA पास नहीं करते। मस्ट को हटा देंगे यहां से, क्योंकि यहां पर सेंस इसमें बनती नहीं है मस्ट की। तुम अच्छी जॉब प्राप्त नहीं कर सकते यदि, अनलेस, यदि नहीं तुम पास BA, यदि तुम BA को पास नहीं करते। तो ये वाक्य एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में हुआ। फिर एक और आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब जहां पर विरोधाभास हो। अब इसके बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ हम यूज करते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के बाद हम सब फिर इसके बाद यूज करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना। दो व्यक्तियों के बीच में जहां पर तुलना की जाएगी वो होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। और उसमें कौन कौन से एडवर्ब का, जब एक बार लिख लीजिएगा, दो व्यक्ति के बीच में तुलना, वस्तु भी हो सकती है तुलना, जहां पर होती है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन होता है। इसमें यूज होता है सो, एज का, एज का, देन का। इनका हम यूज कर लेते हैं इनमें। पहले हम देन का देख लेते हैं कहाँ यूज होता है। देन, जैसे इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री, इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री, अमेरिका इज मच स्ट्रॉन्ग। अब जैसे कि आपके सामने इंडिया स्ट्रॉन्ग, अमेरिका इज मच स्ट्रॉन्ग, दोनों के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है। जब दोनों में इंडिया को स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है, अमेरिका को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर कंपैरिजन है दोनों के बीच में। तो जो ज़्यादा बेस्ट दिखाया जा रहा है उसे पहले लिख लेंगे, क्योंकि कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिव डिग्री में से चेंज करना है। अमेरिका इज, हम चूंकि देन का ही अभी प्रयोग कर रहे हैं, अमेरिका इज स्ट्रोंगर देन, अमेरिका स्ट्रोंग है देन इंडिया। अमेरिका इज स्ट्रोंगर देन इंडिया। यहां पर ऐसे भी अमेरिका इज मच स्ट्रोंग, या इंडिया इज स्ट्रोंग कंट्री, या ऐसे भी हो सकता है अमेरिका इज स्ट्रोंगर
कंट्री देन इंडिया। तो यहाँ पर ये देन का हुआ, फिर इसके बाद हम यूज करेंगे एज का। एज का प्रयोग यह होता है कि जब दो व्यक्ति हमारे सामने दिए हुए होते हैं, उनके बीच में समानांतर रूप से बात बताई जाती है। मतलब ना तो कोई एक बेस्ट होता है, ना ही दूसरा बेस्ट होता है, दोनों इक्वल होता है। वहां पर एज का प्रयोग करते हैं और वहां पर यूज करते हैं इसे जब सेंटेंस पॉजिटिव हो। अगर वाक्य में सेंटेंस नेगेटिव है तो हम यूज करेंगे सो एज का, एज सो एज। और ये बीच में जो डैश एज का मतलब है कि बीच में आपको डिग्री, एडजेक्टिव डिग्री लगानी है। तो एज जैसे सेंटेंस आपके सामने आएगा, जैसे राम इज वाइज, श्याम इज इक्वली वाइज। दो वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं, यहां पर इक्वली जहां पर आ गया वहां पर आपको यूज करना है एज। दोनों के बीच में समानांतर रूप से बात बताई हुई है, इक्वली बताई हुई है बात, तो एज का प्रयोग करेंगे। तो राम इज एज वाइज, एज के बीच में डिग्री एज श्याम। देखिए आपके सामने ये वाक्य है। इसी तरीके से अगर नोट वाला वाक्य है तो आपको सो एज का प्रयोग करना है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन आपकी कंप्लीट हुई। फिर इसके बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट जो है वो आएगा। क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं विरोधाभास। अगर वाक्य में विरोधाभास है तो वहां पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट का यूज करेंगे। कौन कौन से होते हैं वर्ड्स जो इसमें यूज होते हैं? दो, ऑल्दो, दो यट। इनका मतलब क्या होता है? यद्यपि। जहां पर दो चीजें दी हुई हैं, दो विरोधाभासी जब वाक्य दिए जाएंगे वहां पर इसे हम यूज करते हैं। दो, ऑल दो यट। कैसा वाक्य आएगा आप देख लीजिएगा। जैसे ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही पास्ड। देखिए वाक्य क्या है? उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, ही पास्ड, वह पास हो गया। तो वाक्य में क्या है? विरोधाभास है। तो जहां पर विरोधाभास होता है इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगेगा। उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, दो यद्यपि ही पास्ड। या ऐसे भी कह सकते हैं, दो ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही पास्ड। कैसे भी आप इसे बना सकते हैं, दो ही डिड नॉट वर्क हार्ड यट, फिर भी वो पास हो गया। आपके इसे आप चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। दो को आप पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट आप समझ गए होंगे। एक मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ट्राडिक्शन में ही एक होता है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज में भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है। वहां पर जहां पर हम यूज किया था हाउएवर, स्टिल, वहां पर यूज किया था यट। अगर हमने यट के साथ दो यूज आया तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिर्फ अगर यट यूज हो गया तो यूज होगा वो कंपाउंड सेंटेंस में। तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई। सिंथेसिस का जो टॉपिक था ये आपका कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जो सिंथेसिस है वो पूरा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट तक। और एक्सरसाइज आपको करनी है 27, 28। 27 एक्सरसाइज में आपको एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड आपको सेंटेंस होंगे बनाने के लिए, और 28 में जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उनमें आपको तीनों क्लॉज जो है यूज करनी है। तो आप दोनों एक्सरसाइज करेंगे, इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून विद शोभित अग्रवाल क्लासेस। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।